जैसा कि दोस्तों हमारा 2 सितंबर को कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों आपको जो क्वेश्चन बैंक है इससे मैं पूरा आपको तैयारी करा रहा हूं, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा में पूरे क्वेश्चन बैंक से आपके आ रहे हैं। ओके, तो आपके टोटल 5 अध्याय आने थे, तो जिनके आपका ये लास्ट पार्ट रहने वाला है पार्ट 4। पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें मैंने आपको वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए थे। पार्ट 3 में दोस्तों मैंने आपको अध्याय 1 अध्याय 2 अध्याय 3 के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे कवर करा दिए हैं। अब दोस्तों केवल हमारे रह जाते हैं अध्याय 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत और पारितंत्र अध्याय, यानी 2 अध्याय के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो यानी टोटल 4 वीडियो रहेंगे, 4 वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका जीव विज्ञान का क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो जाएगा, जिससे आप क्या है जीव विज्ञान में 70 में 70 स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा अध्याय 4 है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इससे देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। इसमें सबसे पहले हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया क्यों? तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। किस मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, ओके, क्यों किया ये आपका दिया हुआ है। यह आ सकता है प्रयोग के लिए मटर के पौधे के चुनने के क्या लाभ हुए मेंडल को। तो मटर का पौधा समान स्वपरागित होता है, लेकिन इसमें पर परागण भी सुलभता से कराया जा सकता है। तो पहला ये रहा पॉइंट। इसके साथ ही मटर के पौधे में अनेक लक्षणों के लिए दो वैकल्पिक रूप उपस्थित थे। उदाहरण के लिए बीज के रंग लक्षण के लिए वैकल्पिक रूप पीला बीज व हरा बीज वाली किस्में थी। मटर का पौधा 1 वर्षीय व आसानी से उगाया जा सकता है। तो ये आपके मेन 3 पॉइंट है, 3 तो आपको एकदम रखना है। आपस से आपके 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिए। मेंडल के प्रभाविता के नियम आपको यहाँ से आपको बताना है कि मेंडल का प्रभाविता के नियम बताता कि एक जोड़ा विप्राय विभेदकों में अंतर रखने वाले 2 शुद्ध प्रजननी पौधे के संकरण से बनी F1 पीढ़ी में एक ही जनक के लक्षण प्रकट होते हैं, अर्थात F1 संकरण के 2 एलिस में से केवल एक ही अभिव्यक्त होता है। तो यह विभेद का आपका प्रभावी कहलाता है। ओके, यानी क्या है, एक आपका प्रभावी रहता है, दूसरा अप्रभावी रहता है, और जो इसमें प्रभावी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं ये हमारा क्या है प्रभाविता का नियम कहलाता है। ये आपको पूरा आपको इतना लिखना है। ओके, शॉर्ट में इसलिए, बाकी आपके लॉन्ग में इस प्रकार से आता है तो आगे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आपका एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए, द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। एक संकर क्रॉस क्या होने वाला है, एक ही लक्षण के लिए विप्राई पौधों के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस लाता है, जैसे मटर के लंबे और बौने पौधों में मध्य कराया गया संकरण। शॉर्ट में 2 नंबर में इतना ही आपको लिखना होगा। द्विसंकर क्रॉस में आपका ये रहने वाला है, जब 2 जोड़ी विप्राई लक्षणों को अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है तो द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। F1 पीढ़ी में द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त फिनोटाइप का अनुपात द्विसंकर लक्षण रूपी अनुपात कहते हैं। ये आपका दिया, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए और बिंदु उत्परिवर्तन क्या है लिखिए। पहले आपको उत्परिवर्तन को बताना है, इंपॉर्टेंट है। आपका MP बोर्ड एग्जाम 22 की बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आया था। ओके, तो ये आपका दिया उत्परिवर्तन के बारे में कि किसी जीवधारी के अनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाले वंशागत बदलाव को उत्परिवर्तन कहते हैं। मैंने जैसे आपको लॉन्ग में याद नहीं हो रहा तो बस इतना तो आपको पढ़ के रखना है। किसी जीवधारी के अनुवांशिक पदार्थ में अगर अचानक से वंशागत बदलाव आ रहा तो हमारा उत्परिवर्तन कहलाएगा। बाकी आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण लिखिए। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण लिखना है। MP बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में दिया हुआ है, तो इसे भी दोस्तों आपको क्या तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हीमोफीलिया रोग क्या है लिखिए। फिर आपका वर्णांधता रोग क्या है लिखिए। तो हीमोफीलिया रोग क्या है ये समझाइए। तो हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, इसके कारण चोट या दुर्घटना से जानलेवा साबित हो सकता है। मेन आपका यही रहने वाला है। ओके, क्योंकि रक्त बहना जल्द ही बंद नहीं होता है। फिर ऐसे आपका बढ़ता रोग क्या है, तो आंखों का एक रोग होता है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। ओके, जिससे रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्ति की रंग बोध की शक्ति से क्या है उसकी कम हो जाती है। ओके, यह रोग जन्म से भी हो सकता है या फिर क्या कतिपय रोगों के बाद भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा, यदि मटर के पौधे, अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यदि मटर के पौधे के लाल फूल वाली प्रजाति को सफेद फूल वाली प्रजाति के साथ संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में गुलाबी फूल वाली प्रजाति उत्पन्न होती है। यह किस नियम का प्रदर्शित करता है लिखिए। इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ, और इसके आगे आपको ये डायग्राम पूरा बनाकर बताना पड़ेगा।
कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है इसे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा अगर आपको तैयार करना है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, समजात गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होने वाले 3 रोगों के नाम और लक्षण लिखिए। समजात गुणसूत्र में परिवर्तन होने के कारण होने वाले 3 रोगों के आपको नाम और लक्षण लिखने हैं। तो ये आपको दिया, पहले आपको बढ़ता रोग दिया है, सिलिकल सेल एनीमिया दिया है और आपका टर्नर सिंड्रोम दिया हुआ है। फिर उसके आपके लक्षण भी बताए, लक्षण ही बताया जा रहा है, नाम बताना है आपको रोगों के और लक्षण ही बताना है। तो ये आपका लक्षण भी दिया हुआ है सबके। ओके, तो ये भी तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित लिखिए। फिर नेक्स्ट सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित कीजिए। तो मेंडल के पृथक्करण के नियम को आपको उदाहरण सहित बताना है। तो ये आपका दिया है मेंडल का पृथक्करण का नियम, तो तैयार कर लीजिएगा। मेंडल का पृथक्करण का नियम है आपका। नेक्स्ट हमारा सह प्रभाविता पूर्ण प्रभाविता को समझाना है। तो ये आपको सह प्रभाविता के बारे में दिया हुआ है, सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता के बारे में दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए। टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस को परिभाषित कीजिए। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। नेक्स्ट क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम किसे कहते हैं। चलिए हम चारों को मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर बताना है, इंपॉर्टेंट है आपका। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आपका आया भी था। ओके, तो पढ़ के आपको रखना अच्छे से। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, किसी जीव के अनुवांशिक संगठन उसका जीनोटाइप है, जबकि जीवों के प्रेक्षणीय अभिव्यक्ति अर्थात बाह्य लक्षण फिनोटाइप है। तो आपका ये अनुवांशिक संगठन की बात हो तो जीनोटाइप, बाह्य लक्षण है तो आपको फिनोटाइप। ये आपका दिया हुआ क्रम से 4 पॉइंट तक दिए हुए आपके, ये 5वां पॉइंट भी आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को समझाना है। सबसे पहले आपका ब्रॉक क्रॉस के बारे में दिया हुआ है, ये आपका देखिए आपका बैक क्रॉस के बारे में दिया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों आपका दिया हुआ है टेस्ट क्रॉस के बारे में। ओके, ये आपका दिया है टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो ये हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण आपको लिखना है। तो ये आपका टर्नर सिंड्रोम दिया हुआ है और इसके आपका लक्षण दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में आपका ये दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ ये आपको 10वां क्वेश्चन आप करना चाहते हो, उसे आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ये अभी हमने देखे 3 नंबर वाले प्रश्न, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। चैप्टर से आपका 4 नंबर का एक प्रश्न आपका रहने वाला है। पहला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र अभ्यूहन नियम को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड एग्जाम देखिए 22 में आया था आपका, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आपका ये आया था। तो ये आपका दिया हुआ एमपी बोर्ड एग्जाम 19, एमपी बोर्ड एग्जाम 22, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 है मैं आ चुका है। एमपी बोर्ड एग्जाम आपकी 26 में भी आ सकता है। तो अभी से आपको क्या पढ़ के रखना है। देखिए मेंडल के 3 नियम आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, आपकी प्रभाविता का नियम, इसके साथ ही पृथक्करण का नियम। तो तीनों आपसे एकदम क्लियर बनने ही चाहिए। इस चैप्टर से आपके मेंडल के 3 नियम इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ये आपका रहने वाला है इसमें डायग्राम। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सहलग्नता के सिद्धांत को उदाहरण से लिखिए, उससे प्रभाविता को उदाहरण से समझाइए। सहलग्नता के सिद्धांत को उदाहरण से आपको बताना है। तो ये आपको पूरा सहलग्नता के सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, सह प्रभाविता को उदाहरण से बताना है। तो ये आपका दिया हुआ है सह प्रभाविता के बारे में। इसके आगे आपका सह प्रभाविता के बारे में ये रहने वाला है। तो इस पार्ट से हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्या कारण है कि लिंग सहलग्नता रोग पुरुषों में होता है स्त्रियों में नहीं, कारण स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक समान स्त्री का विवाह वर्णात पुरुष से होता है तो उस स्त्री से होने वाली संतान की वर्णता की वंशागति के चित्र को प्रदर्शित कीजिए। सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। पहला आपका है, क्या कारण है कि लिंग सहलग्नता रोग पुरुषों में होता है स्त्रियों में नहीं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, जब समान स्त्री वर्णात पुरुष से विवाह करती है तो उस स्त्री से संतान जो बंधाद की वंशागति की चित्र सहित आपको बताना है। तो ये आपका रहने वाला है डायग्राम, इसमें आपका मेन रहने वाला है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट है, प्राय पुरुषों में बंधता रोग हो सकता है लेकिन स्त्रियों इसकी वाहक होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, तो तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आप दोस्तों अपने हिसाब से क्वेश्चन देख लीजिए, साथ वाला। इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक हीमोफीलिया की रोगी पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से कर दिया जाए, उससे उत्पन्न होने वाली संतति को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, डायग्राम के साथ आपको पूरा बताया जा रहा है। और इसके आगे इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनने का क्या लाभ है। तो मैंने आपको सबसे शुरुआत में ही बताया था, वही पॉइंट आपको यहाँ लिखना है। ओके, लॉग में आता है आपको 4 नंबर है तो 4 पॉइंट बताना है, 3 नंबर में आता तो 3 पॉइंट, 2 नंबर है 2 पॉइंट में आपको बातों को बताना है। ओके, लेकिन वंशा अभी एक और आपका क्वेश्चन है यहाँ, वंशागति के सूत्रवाद को लिखिए। तो इसे देख लेते हैं। वंशागति के गुणसूत्रवाद का प्रस्ताव आपको बताना है। तो आपका दिया है गुणसूत्रवाद सिद्धांत, तो देख लीजिएगा। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि मेंडल के स्वतंत्र आपव्यूहन के नियम की व्याख्या उदाहरण से कीजिए। जस्ट अभी मैंने आपको आगे क्वेश्चन पहले बताया भी था, तो वो आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपको। नेक्स्ट आपका लिंग संलग्नता किसे कहते हैं। लिंग जीन के प्रकारों के नाम लिखकर स्पष्ट कीजिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। सॉल्यूशन दोस्तों आपका इसके प्रकार से रहने वाला है। ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, लिंग संलग्नता रोग पिस्तिया वाहक होने के कारण बताया जा रहा है यहाँ पूरा। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसके आगे दोस्तों आपका ये रहने वाला सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन विनिमय क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ऐसे हीमोफीलिया को उदाहरण देकर मनुष्य की लिंग संलग्नता लिखिए। तो आपका दिया जीन विनिमय क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। तो जीन विनिमय के बारे में दिया हुआ है, फिर इसके आपको महत्व बताना है। जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर के आपको महत्व बताने हैं, तो इसके महत्व दिया है और डायग्राम सहित आपको यहाँ बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका हीमोफीलिया का उदाहरण देकर आपको मनुष्य में लिंग संलग्नता को बताना है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आपका ही रहने वाला है, ये आपका डायग्राम रहने वाला है। ओके, और इससे भी हम पहले भी इसे देख चुके हैं। ओके, इसके दोस्तों आपका आगे सॉल्यूशन ये रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। बाकी नेक्स्ट दोस्तों आपको देख लेना है अगर आपको तैयार करना है। बाकी दोस्तों इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इतना आप तैयार कर लेते हैं। बाकी उसके अथवा में ओके, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपका आने वाला है 6 में से, वहाँ मैंने आपको 4-5 बताया तो उनमें से आएगा। ओके, तो ये रहेगा। तो आप क्या है 3-3 4-4 भी एक साइड से पढ़ लेते क्वेश्चन, उनमें से एक आएगा तो आपका यहाँ से नंबर फिक्स हो जाएगा। अभी हमारा कंप्लीट हुआ था अध्याय 4 के क्वेश्चन आंसर। हमारा लास्ट अध्याय रह जाता है पारितंत्र अध्याय, भी आपका आना है त्रैमासिक परीक्षा में, उसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये हमारा पारितंत्र अध्याय है, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। पहला दोस्त हमारा पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के बारे में लिखिए, पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक के बारे में लिखिए। तो सॉल्यूशन आपका रहने वाला है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के बारे में बताया जा रहा है। जैविक घटक में कौन आता है, जैसे आपके क्या हो जाता है, मुख्य रूप से 3 यहाँ प्रकारों में बांटा गया है। उत्पादक होते हैं जो यानी स्वपोषी, जैसे पेड़ पौधे आपके क्या है उत्पादक में आते हैं जो कि अपने भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। ओके, फिर उपभोक्ता आते हैं यानी परपोषी होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। और फिर आप घटक आपके रहते हैं जो मृतपोषी होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर पोषण प्राप्त करते हैं। ये आपके जैविक घटक हो जाते हैं। अजैविक घटक में कौन आता है आपका, ये सूर्य का प्रकाश, तापमान, हवा, वर्षा आदि, तो ये अजैविक घटक में जाते हैं आपका। ओके, रासायनिक कारक में देखें तो मिट्टी, जल, पोषक ये सब आते हैं आपका। कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है सकल प्राथमिक उत्पादकता के बारे में लिखिए। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है, वह कुल दर जिस पर प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण के माध्यम से उत्पादक ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होता है, जिसमें वह ऊर्जा भी शामिल है जो उत्पादक अपने श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेट प्राथमिक उत्पादकता के बारे में लिखिए। नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या है कि जिस पर उत्पादक अपने श्वसन के लिए उपयोग की गई ऊर्जा के घटने के बाद शुद्ध कार्बनिक पदार्थ का उत्पादक करते हैं। यह वह ऊर्जा है जो उपभोक्ता को और अपघटकों के लिए उपलब्ध होती है। नेक्स्ट हमारा ह्यूमिफिकेशन को स्पष्ट कीजिए। तो ह्यूमिफिकेशन को स्पष्ट करना है। तो ह्यूमिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें
जिसमें मृत कार्बनिक पदार्थ जैसे पौधे या जानवरों के अवशेष का अपघटन होता है और गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ का निर्माण होता है जो ह्यूमस कहते हैं। यह प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा धीमी गति से होती है और ये मेन इसका क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता को ये बढ़ाती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य घटक के बारे में आपको बताना है। तो मुख्य घटक आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में आपके यही आते हैं, उत्पादक है, उपभोक्ता है, अवघटक है। अजैविक घटक में आपके आते हैं निर्जीव कारक, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, ये सब आता है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा 3 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला है अपरदन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो अपरदन के बारे में बताया जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक कारकों जैसे हवा, पानी, बर्फ द्वारा मिट्टी, चट्टानों का अन्य भूगर्भीय सामग्री का क्षरण कर परिवहन होता है, वो आपका मेन कहलाता अपरदन कहलाता है। ये अपरदन के बारे में दिया है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्पादक एवं उपभोक्ता में आपको अंतर बताना है। तो आपका रहने वाला उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर है। ओके, मेन है आपका उत्पादक होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जबकि उपभोक्ता क्या होते हैं, अन्य जीव पर निर्भर होते हैं। क्लियर है, आगे देख लेते हैं, उदाहरण के साथ यहाँ बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में 3 आपको अंतर बताना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये आ चुका है। तो ये दोस्तों आपका दिया है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो 2022 की बोर्ड एग्जाम में आपका 2019 में आपका आया था, तो तैयार करके रखिएगा, क्रम से आपका दिया हुआ है। ओके, 5 पॉइंट तक आपके यहाँ दिए हुए हैं। तो 2 नंबर में आता तो 2 पॉइंट लिखिएगा। ओके, 3 नंबर में कई बार आता तो 3 पॉइंट आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक पारिस्थितिक तंत्र की नेट प्राथमिक उत्पादकता तथा सकल प्राथमिक उत्पादकता के बीच 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं। तो आपका ये रहने वाला है इसका अंतर है सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी और नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी एनपीपी में आपको क्या अंतर बताना है। अंतर आपका ये दिया हुआ है एक पॉइंट के माध्यम से और भी यहाँ बताया जा रहा है, और इसे आप चाहते तो और उसे आपको लॉन्ग में देख सकते हैं, मैंने यहाँ शॉर्ट आपको कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित लिखिए। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित लिखिए, पूछा जा रहा है। तो खाद्य श्रृंखला के बारे में आपका दिया खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। ओके, और फिर इसके 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला दी है, क्रम से आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके आपको पूरा डायग्राम के साथ आपको खाद्य श्रृंखला बताना है। देखा आपका ये दिया हुआ है, डायग्राम के साथ बताया जा रहा है किस प्रकार से कौन किसका भक्षण करता है। ओके, देख सकते हैं जैसे पहले आपका सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करके पौधों ने भोजन बनाया, पौधों को खा गया टिड्ढा, टिड्ढे को खा गया कौन, मेढक, मेढक को सांप ने लिया, सांप हो गया वो खा लिया किसने, मोर ने। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा किसी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों के नाम, तो ये भी जस्ट पहले हमने देख लिया है। घास के मैदान के पाई तंत्र में खाद्य जाल की रेखाचित्र आपको बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका दिया है, घास के मैदान में पाई तंत्र में खाद्य जाल का रेखाचित्र बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका यहाँ दिया हुआ है। इसके दोस्तों आपके आगे सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। अब पूरा डायग्राम ये थोड़ा खतरनाक डायग्राम है। ओके, इसे और सिंप्लीफाई आपको करके देखना है। ओके, तो सिंपल भी आपको बनाना इसको सीख लीजिएगा, बाकी आपको मैंने थ्योरी आपको यहाँ बता ही दी है। इसके बाद दोस्तों 8वां अपनी तरफ से आप देख लीजिएगा। फिर आगे हमारे आ जाते 4 नंबर वाले प्रश्न। इसमें हमारा पहला पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का पालन करता है, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका इसका। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का पालन करता है, इस कथन को आपका तत्व को स्पष्ट करता है कि ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में प्रभावित होकर ऊर्जा की हानि नहीं होती, जो मुख्य रूप से ऊष्मा होती है। अब ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ एंट्रोपी का नियम कहा जाता है। उसके किस प्रकार से इसमें आपका लागू होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम किस प्रकार से पालन कर रहा है, वो आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन यहाँ रहने वाला है एक नग्न चट्टान के उस पादप समुदाय का विकास होता है पर होता है, हाँ तो किस प्रकार से, तो आपको पूछा जा रहा है। इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। तो हाँ, एक नग्न चट्टान पर पादप समुदाय का विकास होता है और इस प्रक्रिया के प्राथमिक अनुक्रम कहते हैं। किस प्रकार से लिखना है ये आपका हो जाता कंप्लीट। फिर आगे दोस्तों आपका है तीसरा अपनी तरफ से आप देख लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जौ का पिरामिड सीधा उल्टा दोनों प्रकार से हो सकता है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जौ भार का पिरामिड सीधा उल्टा दोनों प्रकार से हो सकता है, उदाहरण से आपको बताना है। क्रम से दिया आहार श्रृंखला परिस्थिति, फिर जौ
जीव भार का शंकु आपको बनाना है और डायग्राम के साथ आपको यहाँ बताना पड़ेगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ, ये दोनों आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ जीव भार का सीधा उल्टा दोनों पिरामिड दिखाना भी पड़ेगा। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है कि विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय अचक्रीय होता है, लिखिए। इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय और अचक्रीय होता है, स्पष्ट करना है इस बात को। सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। इसके आगे दोस्तों आपका सॉल्यूशन ये रहने वाला है। कंप्लीट हो जाता है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन दिए तो इसमें पहला है पोषण स्तर क्या है, उदाहरण लिखिए। तो ये आपका पोषण स्तर के बारे में बताया जा रहा है। 2019 में क्वेश्चन आया था, फिर ये मैंने आपको 2025 में इंपॉर्टेंट बताया था। देखिए 2025 में भी ये क्वेश्चन आपका आया था बोर्ड एग्जामों के, पोषण स्तर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ये पोषण स्तर के बारे में दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एक उच्च पोषी स्तर के जीवों को उपलब्ध ऊर्जा की कम मात्रा प्राप्त होती है, लिखिए। इसका सॉल्यूशन ये रहने वाला है। एक उच्च पोषी स्तर जीवों को उपलब्ध ऊर्जा कम मात्रा में होती है, स्पष्ट करना है। सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है किसी मानव निर्मित स्थलीय पाईतंत्र के विभिन्न घटकों के नाम उदाहरण सहित आपको बताने हैं। इसका सॉल्यूशन ये आपको दिया हुआ है। स्थलीय वायुओं के बारे में पहले बताया जा रहा है, फिर आजीव घटक दिए हुए हैं, फिर उनको डिटेल से यहाँ बताया जा रहा है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, उपभोक्ता और अपघटक को बता दिया जा रहा है, जो कि आपके नॉर्मल जानते ही होंगे। ओके, तो ये आपसे बन जाएगा सिंपली। आगे की बस आपको लाइनें पढ़ लेना है स्थलीय वायुओं के बारे में। बाकी आप प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, उत्पादक क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता के अपघटक के बारे में जानते हैं तो उसे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अपघटन किसे कहते हैं, अपघटन की क्रिया विभिन्न चरण लिखिए। तो अपघटन किसे, अपघटन की क्रिया के विभिन्न चरण आपको बताने हैं। अपघटन की क्रिया के विभिन्न चरण इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं। पूरा आपका अपघटन के बारे में दिया हुआ है और इसके बाद इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। कंप्लीट हो जाता है। ऐसे पारिस्थितिक पिरामिड को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण से आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है। एमपी बोर्ड एग्जाम आपका 19 में आया था, 22 में आया था, तो आपका एक क्वेश्चन इसी बार से आपका रहता है। तो सॉल्यूशन आपका इस पास से रहने वाला है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो इसे पढ़ के रखिएगा जरूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी बोर्ड एग्जाम में तक में आ सकता है, इसलिए अभी से आपको इसे तैयार कर लेना है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 अध्याय आपके रह गए थे, अध्याय 4 और आपका पाईतंत्र वाला, तो इसके भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं। तो दोस्तों टोटल आपके 5 अध्याय आने थे, 4 अध्याय क्रम से, पाईतंत्र वाला 5 अध्याय थे। सभी अध्याय के दोस्तों मैंने आपको क्या वस्तुनिष्ठ बता दिए, क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। टोटल 4 वीडियो है, 4 वीडियो देख लीजिएगा तो क्रम से आपकी क्या है कंप्लीट तैयारी हो जाएगी प्रश्न बैंक के। और क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आपके क्या है फुल स्कोर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टाइम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।